नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर से आपके साथ। जैसा कि जान रहे होंगे कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेकर के चल रहे हैं, तो उसी में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का डिस्कशन आपके सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए में 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं खरीदी, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं खरीदी और 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। तो प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि लाभ औसत लागत मूल्य का 20% माना जाता है। ठीक, तो इसने कहा 10 रुपए की दर से खरीदी है 7, तो भाई टोटल कितने खरीदा होगा? 70 रुपए का। ठीक, टोटल सीपी निकाल लेते हैं पहले। फिर 11 रुपए की दर से 9 खरीदी है, तो कितने खरीदी हुई? 99 की। फिर 15 रुपए की दर से 14 खरीदी है, तो कितने की खरीदी होगी? आप कहोगे 210 रुपए की। तो फाइनली देखें भाई, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने खरीदे और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना लगा। ठीक है, तो 9 9 7 16 1 17 के साथ 2 1 3 379 का खरीदा। कितने आर्टिकल टोटल खरीदे हैं? तो आप कहोगे भाई आर्टिकल कितने हैं? 9 7 16 4 20 और 10 30 आर्टिकल। 30 आर्टिकल खरीदे थे। अब कह रहा है कि वो उसे बेचेगा लाभ पर। कितना लाभ लेना चाहता है दोस्तों? तो कह रहा है 20% लाभ। अगर 379 का खरीदा, 20% लाभ यानी 120% में बेचेगा, तो 120/100 कर लेते हैं। ये कितनी वस्तुएं बेच रहा है इतने रुपए में? 30 आर्टिकल बेच रहा है, तो एक आर्टिकल कितने का बेचेगा? बटे 30 और कर लेते हैं। ठीक, 3 चौके 12, 4 नियम 36 के 6, 4 सत्ते 28 और 3 31 का 1, 3 बचा, 4 3 12 और 3 15 और 100 की वजह से दशमलव, यानी 15.16 रुपए का ये बेचेगा। तो आपका इस तरह से जो आंसर होगा इसका, वो क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या हो सकता है। कह रहा है ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। लिख लेते हैं भाई, ए प्लस बी मिल करके 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। सी वही काम 16 दिनों में, सी वही काम 16 दिनों में कर सकता है। ए और सी वही काम 24 दिनों में, सॉरी ये बी और सी था, बी और सी 16 दिन में, ए और सी मिलकर वही काम 24 दिन में करते हैं। मान लेते हैं काम कोई था 48। ठीक है, क्या मान ले? 48 काम था, और इस 48 काम को अगर ए और बी करते हैं 12 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे? 4। ये एक दिन में कितना करेंगे? 3। और ये एक दिन में कितना करेंगे? 2। अब कह रहा है कि तीनों मिल करके, तीनों मिलने के लिए इन सबको हम लोग क्या करें भाई? जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए हमें क्या करना है कि देखेंगे, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है कि नहीं? तो हम लोग जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 कॉमन लेकर के ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, है ना? ये बराबर कितना का? 4 3 7 2 9, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे भाई 9/2। इनकी क्षमता हो गई 9/2। अब काम है आपके पास 48 और क्षमता है 9/2, तो टाइम कितना लगेगा? तो आप कहोगे भाई 2 तो ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 48 × 2/9, यानी कि ये हो जाएगा आपका 96/9। तो ये 10.15 लगभग ये आएगा। 9 दहम 90 बचा 60, नहीं 1.5 नहीं आएगा, 6 दशमलव लगाया 60, 9 छक्के 14, ये आपका हो जाएगा 10.67 उत्तर। ठीक, क्लियर भाई? तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया 6। ठीक, तो इस तरह से आपका उत्तर हो गया 10.67। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। अगला सवाल कह रहा है, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। ठीक है,
यात्रा पूरी करता है वह पहले आधे भाग को, इस बात को मेंशन करना, पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो यात्रा की कुल दूरी क्या होती है? देखिए भाई, सबसे पहले तो हम कहें कि औसत चाल अगर निकालें, औसत चाल क्या होती है? औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। ठीक है भाई। अब अगर हम कुल समय का इधर गुणा करा दें, ठीक, यानी कि हम कहें कि औसत चाल में गुणा करा दें कुल समय का, तो आप कहोगे भाई आपके पास क्या आ जाएगा? कुल दूरी आ जाएगी। क्या आ जाएगा भाई? कुल दूरी आ जाएगी, और वही निकालनी है। कुल समय हमारे पास दिया है, हमको कितना दिया है? 5 घंटे। कुल समय 5 घंटे दिया है, इसको अगर औसत चाल से गुणा करा दे तो कुल दूरी आ जाएगी। अब बात आती है कि औसत चाल क्या होगी दोस्तों, और औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल देखिए, अगर कह रहा है पहला आधा भाग और दूसरा आधा भाग, 2 भागों में इसको चला रहा है ना, तो इसका मतलब है कि दोनों भाग में चली गई दूरी क्या है? बराबर। और जब दूरी बराबर होती है तो आपका 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये औसत चाल हो जाती है। ठीक है। तो अब हम कहें कि x क्या है? 21 को x मान लो और 24 को y मान लो, तो आपका क्या होगा? 2 इंटू 21 गुणे 24 बटे 21 प्लस 24। ठीक, तो आप कहोगे 2 ऊपर गुणा नहीं कर रहे भाई, ठीक, नीचे लेकिन जोड़ लेते हैं। 24 बटे आपका कहेगा 45। ठीक है। अब हम क्या करें? 3 सत्ते 21, 3 से 15, 3 से 5 बार में और 3 से 8 बार में, और गुणे 5 और कर लें, जो ये टाइम दिया था इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइम का यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 2 गुणे 7 गुणे 8, 8 सत्ते 56 दूना 112 किलोमीटर, यानी कि वो जो दूरी थी वो 112 किलोमीटर थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450। देखिए भाई, 450 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करती है, यानी इसकी चाल क्या होगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और अनुपात क्या है? पहली और दूसरी का 5:6, 6 बराबर दिया है 90, 1 बराबर 15, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? ये 5 ये वाला निकालना है, 5 बराबर कितना हो जाएगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बेहतरीन है, डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है 5 अंकों की संख्या 2, 4, 7, x, 8 ये डिविजिबल है 44। ठीक है, तो कह रहा है x के स्थान पे क्या ला सकते हैं? तो आपको एक बात पता होनी चाहिए भाई, 44 से वही संख्या डिवाइड होती है जो इनके को प्राइम फैक्टर 11 और 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जो 44 से वही संख्या डिवाइड होगी जो इनके सह अभाज्य गुणनखंड 11 और 4 से विभाजित हो जाए, इन दोनों से। तो हम सबसे पहले 4 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट यानी कि x और 8 इनको 4 से विभाजित करना है। तो अब हम x की जगह क्या रखें कि ये 4 से विभाजित हो जाए? अगर 1 रखते हैं तो 18 विभाजित नहीं होता। अगर हम 2 रखते हैं तो 28, यानी कि x बराबर अगर 2 रखें तो 7 बार में 28 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक जगह से इसकी वैल्यू 2 आ रही है। ठीक, अब हम इसकी जगह 2 प्लेस करते हैं, 2, 4, 7, 2, 8 ये नंबर बना। ठीक, अब इसको हमें चेक करना है किससे? 11 की डिविजिबिलिटी से, कि 11 से ये डिवाइड हुआ कि नहीं। तो आपको पता होगा 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है
कहीं से भी स्टार्ट करो, अल्टरनेट नंबर ले लो, 2 + 7 + 8 ले लिया, 7 2 9 और 8 17, ठीक। और फिर जो बचे नंबर है उनको ले लो, 4 और 2 6, इनका डिफरेंस देखो क्या है, 11 11 डिफरेंस है, इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा, x का मान होगा, वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या हो सकता है। ये तो बहुत ही वाहियात किस्म का सवाल है भाई, है ना। वाहियात मतलब थोड़ा सा आसान टाइप का है। देखिए, x के पास बैंक खाते में 90.53 रुपए थे, वो इतने रुपए और जमा कर देता है, 67.14 और जमा कर देता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 70.16 रुपए निकाल लेता है, यहाँ तक जमा किया, ये निकाल लिया, तो कह रहा है उसके पास कितनी राशि है भाई। तो क्या करें, इन दोनों को जोड़ो, ये घटाते चलो, 4 3 7 में 6 गया, 1 बचा, 5 1 6, 6 में 1 गया, 5 बचा। अब यहीं देख लो, सब में लास्ट में इतना, कोई बात नहीं। यहाँ पर 7 7 में 0 गया, 7 बचा, ठीक। 9 6 15, 15 में 7 गया, कितना बचा, 8, यानी 87.51। हालांकि 8 निकालने की जरूरत नहीं थी, यहीं से मिल जा रहा था, तो आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस में दशहरा बाग ब्रांच में प्रातः 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक के लिए एक एसएससी का नया बैच स्टार्ट हुआ है, जो कि आज पहली क्लास थी, ठीक है, और वो लगभग फुल हो गया है, कुछ सीटें बची हैं। अगर आप लोगों में से किसी को या किसी के जानने वाले को ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना है तो वो आ सकता है, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर सीटें फुल हो जाएंगी, ठीक है भाई। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः ये और ये, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना से 2 अधिक है, ये बात अलग है। देखिए, बड़ी संख्या कह रहा है छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, मतलब अगर ये x है तो ये कितना होगा, इसके 2 गुने से 2x से +2, इतनी ये नंबर होगी, ठीक। तो छोटी संख्या क्या है, आपको पता है कि इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है, ठीक है। इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट के थ्रू बताएंगे तो हम इसको समझा भी देंगे कि क्यों होता है ये, हम आपको ये तक बता देंगे कि ये क्यों होता है, ठीक है। अब कह रहा है पहली संख्या हम मान लेते हैं 2x + 2, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं x, ये बराबर हो गया एलसीएम 2 × 72। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई इसको हल करें, हल करने में x² टर्म में यानी कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक बन जा रही है, मत हल करिए, ऑप्शन उठाइए। हमें ऑप्शन अच्छा लग रहा है, 4 अच्छा लगा, मान लो हमने 4 लिखा है यहाँ पे 4 लिखा तो क्या होगा, 4 दूनी 8 2 10, और 10 यहाँ पर भी 4 लिखना पड़ेगा, 10 चौक 40, जबकि ये आना चाहिए कितना, 144। तो पहला ऑप्शन तो खत्म। दूसरा, अगर 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 2 14, 14 छक्का, बताओ भाई, 14 छक्का 84, नहीं हो रहा है, ये भी खत्म। अब अगर 8 रखते हैं, 8 दूनी 16 2, 16 और 2 18, और यहाँ पर भी 8 रखना पड़ेगा, 18 8 144 हो रहा है, यानी कि आपका आंसर जो है वो 8 सही होगा, ठीक है। इस तरह के सवालों में कभी भी ऑप्शन का सहारा लेकर के हल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये इस सवाल में कुछ त्रुटि है, कह रहा है यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई और उस पर 50 रुपए मरम्मत पे खर्च किए गए, 300 में खरीदी गई, 50 रुपए मरम्मत पे खर्च किए गए, तो फाइनली ये कितने की लगी, 350, ये टोटल लागत है। और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर
20% लाभ लेकर के बेचा गया। अब अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेके बेचा गया, जो कि लागत मूल्य का 10% है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य हमेशा ज़्यादा होगा इनके क्रय मूल्य से, ठीक। और इसकी वैल्यू 20% और इसकी वैल्यू 10% कह रहा है बराबर है, जो कि संभव नहीं है। इसका 20 और इसका 10 बराबर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ त्रुटि है। चलते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है 3 साझेदार ए बी सी, ए बी और सी ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार जुड़ गया, ठीक है। नया साझेदार जुड़ गया तो अब हो गए ए बी सी, नया साझेदार जुड़ गया, ठीक है। पहले देख लेते हैं। नया साझेदार डी शामिल हुआ, जिससे ए और सी प्रत्येक के शेयरों से आधा हिस्सा दिया। तो ए और सी का टोटल शेयर है कितना भाई? टोटल शेयर ए और सी का कितना है? 6। इसका आधा ले गया, बचा कितना? 3। बी के पास ऑलरेडी 3 था, अब डी के पास कितना आ जाएगा? ए और सी के पास 6 था, उसका आधा यानी 3 ये ले गया। तो इनका रेशियो देखोगे 1:1:1 हो गया। अब कह रहा है डी का हिस्सा 100 है, 1 बराबर 100 है। तो पूछा है कुल लाभ। कुल लाभ कितना भाई? 1 1 1 2 3, टोटल 3। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 300। यानी कुल लाभ कितना हो जाएगा आपका? 300। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। देखिए भैया, इसने कहा एक मास्क को 308 रुपए में बेचने पर इरीना को 12% की हानि हुई। मान लो इरीना ने उसे 100 रुपए में खरीदा था भाई, ठीक, और हानि हो गई कितनी? 12% की। तो बेचा कितने का होगा? तो आप कहोगे भाई 88 का, इसमें से माइनस कर दो, ही रह जाएगा। यानी 88% बराबर आपको दिया है 308। कह रहा है किस विक्रय मूल्य पर उसे 10% का लाभ हुआ होगा। तो 10% लाभ लेना है भाई, 10% लाभ लेना है, तो बेचेगा कितने का? तो आप कहोगे 110% का। तो 110% बराबर होता है ना 308 गुणे 110/88। तो 11 से 10 बार में, 11 से 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। 8 से इसको काटते हैं, 8 त्रिक 24, 6 30, 8 अठाई 64 और 4 68, 8 पन 40। ये हटा, पॉइंट हटा, यानी 385 रुपए उसका मूल्य आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है भाई? कह रहा है कलमों के एक सेट के अंकित मूल्य पर 15% छूट के बाद भी खरीदार 1751 रुपए में खरीदता है, तो पेन के सेट का अंकित मूल्य क्या हो? कोई बात नहीं भाई, मान लो कि पेन का अंकित मूल्य हमारा 100 रुपए था, ठीक है। तो इसने कहा 15% छूट दे दिया, 15% छूट दे दिया, और छूट अंकित मूल्य से माइनस कर दे तो क्या आता है? एसपी आता है, जो कि 85% होगा। यानी 85% बराबर आपको दिया है 1751। तो आपको बताना है 100%। 1751 गुणे 100/85, ठीक। 17 पचे 85, 17 एकम 17, 17 दिया 51, 5 से काट लो 20 बार में, तो ये क्या हो जाएगा? 0 3 दूनी 6, 2060 रुपए इसका अंकित मूल्य आ जाएगा, ठीक। बहुत आसान से सवाल है भाई, आज कोई कठिन सवाल नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। आइए देखते हैं 300 रुपए पर 2 साल में अर्जित ब्याज क्या होगा यदि राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए। कोई नहीं, देखो एक तो सीधा सीधा तरीका है, आपको पता है 300 का 10% से 2 साल का 21% ब्याज होता है। 21 या 63 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। एक सीधा आपको बता दें, कंपाउंड इंटरेस्ट से
चक्रवृद्धि ब्याज से 10% की दर से 2 वर्ष में 21% ब्याज होता है। इसका भी डिटेल मैंने पढ़ा रखा है जब हमने बेसिक्स पढ़ाए हैं हर चैप्टर के, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ाया है और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक में ये बताया कि फटाफट हम कैसे जाने कि 10% से 2 साल में कितना होगा, 3 साल में अगर इसी से 3 साल में पूछता तो 33.1 होता, जैसे 5 साल में पूछता 2 साल में 10.25 होता, 3 साल में 15.7625% होता। ठीक, तो इस तरह से ये आपके बेसिक में हमने पढ़ा रखे हैं, अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर बेसिक देख लीजिए और ऑफलाइन क्लासों में लगातार हम ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो 21%। और अगर ये लगे कि आपको थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है तो आप दूसरे तरीके से कर लो। दूसरा तरीका 300, ये बेसिक तरीका है, इसका 10% निकालो भाई, कितना होगा 30। अब अगली बार फिर से 10%। चक्रवृद्धि ब्याज कहता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज पे ब्याज। ठीक, तो ये मूलधन पे तो ये 10% निकला, 30 आया, और प्लस ये जो ब्याज मिला है इसका भी 10% मिलेगा, कितना 3। इस पूरे को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए, बेहतरीन सवाल है। सुहास और नितिन 8:3 के अनुपात में एक व्यवसाय में कुछ राशि का निवेश करते हैं। ठीक है, ये जो पूंजी लगाते हैं, ठीक है, कौन है, सुहास और नितिन 8:3 के अनुपात में लगाते हैं। कुछ महीनों बाद सुहास ने कुछ महीनों के बाद अपनी राशि वापस ले लिया। यदि 12 महीनों के अंत में लाभ को सुहास और नितिन में 5:4 में बांटा गया, ये लाभ बांटा गया। ठीक, देखिए इसका कॉन्सेप्ट जो है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये समझ लो। पूंजी गुणे समय, ये बराबर लाभ। मतलब कि 2 या 2 से अधिक लोग अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो उनकी पूंजी और समय का गुणनफल कर दो, दोनों का अलग अलग, और फिर उनके जो पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात होगा, उसी अनुपात में हम लाभ को बांट देंगे। ठीक है भाई, क्या करेंगे, उसी अनुपात में लाभ को बांट देंगे। अब अगर यहां से हमको समय निकालना रह गया, समय निकालना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तुरंत लाभ बटे पूंजी कर लेंगे। क्या करेंगे, लाभ बटे पूंजी। ठीक, अब देखो यहां से लाभ आपको दिया हुआ है, ठीक है, लाभ कितना दिया है, 5:4 में, तो इनके बटे में इनकी पूंजी 8 और 3 है, ये कर देंगे तो ये समय का अनुपात आ जाएगा दोस्तों। इसको बना लेते हैं कंप्लीट अनुपात। 3 इसके साथ गुणा में चला जाएगा, 3 इसके साथ गुणा में चला जाएगा, 8 इसके साथ, तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका, 5 3 15 और 8 3 8 चौके 32, ये हो जाएगा आपका इनके लाभ का अनुपात। ठीक है भाई, फिर से लिख दे रहा हूं, 15:8 चौके 32, ये लाभ का समय का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन गया था व्यवसाय में, लेकिन सुहास भाई ये चले गए थे, ये 15 वाले कुछ माह बाद चले गए, लेकिन ये पूरे माह रहा, यानी कि ये 32 समय यहाँ दिखा रहा है, तो वास्तव में कितना दिखा रहा है, 12, तो 15 बराबर आपको निकालना है 12 × 15 बटे 32। ठीक, 4 और 8 32, 4 दिया 12, 45 बटे 8। तो नितिन अकेले कितने महीने के लिए व्यापार में रहा। ठीक है, तो ये 45 बटे 8 महीने जो आ रहा है, ठीक है, ये क्या हुआ, ये उसके व्यापार में रहने का समय है, किसके, सुहास के रहने का। तो रहा कितने दिन, नहीं तो 12 से ये माइनस कर देंगे 45 बटे 8, तो इतने महीने नहीं रहा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करना आपका काम। 12 ठीक 96, 96 में 45 यानी कि 51 बटे 8, तो 8 छन
48 सही 3/8, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, 8 6 48, 2 50 और 1 51, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बेसिक्स ये याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने टाइम ऐसा रख रखा है, रेशियो ऐसा रख रखा है कि एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मत हो। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 5 छात्रों द्वारा औसत प्राप्तांक, 5 छात्रों द्वारा औसत प्राप्तांक 55। ठीक है, अगर हम 5 से 55 का गुणा कर दें, औसत को, औसत क्या होता है भाई, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम क्या करें कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज करते हैं, जो कि किया है, तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन आ जाता है इनके, यानी इनके अंकों का योग आ जाएगा 5 × 25, 25 और 2 27, 275। कह रहा शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले औसत, 3 का औसत 65 है, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 और 1 × 19 195। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, 17 9 8 17, 80 आ गया, बाकी 2 का 2 से भाग लगा देंगे तो औसत, भाई 5 में 3 चले गए, कितने, 2 का योग 80 है, औसत निकालना, 2 से भाग लगा देंगे, 40 है। एक तो ये तरीका था। दूसरा एक तरीका और है दोस्तों, आपके पास 3 जो छात्र थे उनका औसत 65 दिया है, बाकी के 2 छात्र उनका औसत पता नहीं है, और तीनों मिला करके, पांचों मिला करके औसत 55 है। ये हमने एलिगेशन में बहुत अच्छे से ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाया है, जो लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं उनको पता होगा दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, देखिए इनमें से कोई एक वैल्यू गायब है, तो निश्चित तौर पे हमें यहाँ रेशियो चाहिए, जो कि दिया है 3:2, ये दिया है 3 और 2। अब इसका अंतर यहाँ लिखा जाता है, इसका एक्चुअल अंतर 10 है, यहाँ दिखा रहा है 2, यानी 2 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू 5, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 15। ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 15 होगी, यानी आप कह सकते हो इसका और इसका अंतर 15 होगा। अब चूंकि इससे ये कम है, तो इस सॉरी ज़्यादा है, तो इससे ये कम होगा, यानी 55 से 15 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 40। आपका उत्तर आपका 40 है। ठीक, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और एलिगेट करके भी कर सकते हैं। एलिगेशन में आपके थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाती है। ठीक भाई, ये सवाल है तो, लेकिन ये आप लोगों को करना है। ठीक है, ये मैं नहीं बताने वाला, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आप आराम से इसमें बॉडमास रूल का प्रयोग करें, पूरा बॉडमास लगेगा। ठीक है, इसका प्रयोग करें और उसके आधार पे आप उत्तर निकालें। ठीक है, चलिए यार ये सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, हाँ भाई इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है कि इनको जोड़ना है, जोड़ करके बताओ। अब देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, 2 अंक है, 3 है, 4, लास्ट से शुरू करते हैं, 4 वाला 3 लिख लेते हैं। ठीक, अब 3 अंक वाले 4 और 3 7, ये लिख लेते हैं। फिर 2 अंक वाले दशमलव के दूसरे स्थान वाले 1 4 5 5 3 8, ये लिख लेते हैं। ठीक है, 8 7 3 लास्ट वाले में मिल रहा है, हमको यही उत्तर लगा देना है, आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा होता, कई जगह पे 8 7 3 आ रहा होता, थोड़ा सा और आगे बढ़ते, अभी बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है अगला सवाल, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। तो देखिए भाई, फिर डिविजिबिलिटी का सवाल दे दिया, ये कह रहा है 24 से विभाजित करने वाले। 24 से हमने कहा है इनके 2 को प्राइम फैक्टर करो, 8 और 3, तो जो संख्या आपकी 8 और 3 से विभाजित हो जाएगी वही 24 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी होता है लास्ट के 3 डिजिट विभाजित करना, और 3 का होता है सम ऑफ डिजिट, यानी डिजिटल सम। तो हम लोग क्या करें, इनका डिजिट का सम करके देखते हैं। 4 4 8 7 15। ठीक, यहाँ तक तो 3 से विभाजित हो गया, लेकिन 4 और 1 5 डिवाइड नहीं हुआ।
6 5 11 8 19 19 और 2 21 ये डिवाइड हुआ लेकिन 8 डिवाइड नहीं हुआ, खत्म। 6 7 13 13 3 16 16 4 20 और 20 9 29 ये भी डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि एक ही बच रहा है जो 3 की डिविजिबिलिटी से ही निकल आया। ठीक, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर देखते हैं। बढ़िया सवाल है। कह रहा है 9 पाइप एक टंकी से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टंकी को खाली कर रहे हैं और कुछ टंकी को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप ये मान लेते हैं पॉजिटिव साइन के साथ 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला बी मान लेते हैं पाइप 18 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं काम कितना, 72 काम मान लेते हैं। ठीक, तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 भरेगा, और ये 1 घंटे में कितना भरेगा भाई, तो आप कहोगे कि ये भरेगा, सॉरी खाली करेगा 4। ये 3 भर रहा है और ये 4 खाली कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि पूरी तरह से टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है, सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक 9 घंटे में भर जाता है। भाई ये 72 पूरा भरना है और 9 घंटे में भर जाता, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो आप कहोगे 8 भरेगा। ठीक, अब देखते हैं 1 घंटे में सभी मिल करके भर रहे हैं 8। ठीक, अगर सभी भरने वाले नल होते, टोटल नल कितने हैं 9, 9 के 9 भरने वाले होते तो 1 घंटे में कितना भरते 27। और अगर सभी के सभी नल खाली करने वाले होते तो 1 घंटे में कितना खाली करते, तो आप कहोगे 9 चौके 36। ठीक, सभी भरने वाले 27 भर रहे हैं 1 घंटे में, सभी खाली करने वाले 36 खाली कर रहे हैं 1 घंटे में, और सभी एक साथ जुड़ जाते हैं तो 8 भर जाता है। भर जाता है ना भाई कि खाली हो जाता है, 9 घंटे में खाली हो जाता है, सॉरी भाई खाली हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो साइन है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव साइन होगा, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, हमने देखिए गलती कर दी, आप लोग ना करें। ठीक, 9 घंटे में खाली हो जाता है, खाली हो जा रहा है तो माइनस साइन, और भर जा रहा है तो प्लस साइन। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका अंतर इधर, अब ये दोनों माइनस के हैं तो डायरेक्ट अंतर निकाल लेंगे, तो ये कितना आएगा 16 8 गया 8, और इधर 2, ठीक 28, और इसका अंतर, अब चूंकि ये एक माइनस और प्लस है, इसका डिफरेंस हमेशा प्लस होता है, तो कितना होगा 35। ठीक है, 7 चौके 28, 7 बने 35, यानी कि अगर भरने वाले 4 होंगे तो खाली करने वाले 5 होंगे, टोटल हो गए 9। 9 के बारे में ही बात कर रहा था, अगर 9 ना होते तो इनको इक्वेट कराते, अभी तो 9 के बारे में बात कर रहा है। तो ये देखिए शायद नीचे दिख नहीं रहा भाई, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। देखिए इनका जो अनुपात निकल करके आया वो 4:5 निकल के आया। ये भरने वाले हैं और ये खाली करने वाले हैं। ठीक है, टोटल मिला करके कितने हो गए 9, और 9 की ही बात कर रहा था। तो हमें क्या करना है, पूछा है खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी आ रही 5, तो आपका उत्तर हो जाएगा 5। ठीक है भाई, चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। बढ़िया सवाल था ये, एलिगेशन काम आ गया। ठीक है, चलिए, सार्थक 14 दिनों में रेत के गड्ढे को भर सकता है। लिख लेते हैं भाई, सार्थक भर सकता है 14 दिनों में, जबकि विवान इसे 35 दिनों में क्या कर सकता है, भरने में 35 दिन लगाता है। और अली इसे 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा कितनी देर में भर। ये भरने वाले हमने पॉजिटिव साइन दे दिया और ये खाली करने वाले को नेगेटिव साइन दे दिया। अब आओ चलते हैं दोस्तों, हमें सबसे पहला काम क्या करना है, एक एलसीएम लेना है। ठीक है, जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। अब इन तीनों से विभाजित होने वाला क्या हो सकता है, जैसे 14, 35 और, तो हम लोग देखिए, एक तो एलसीएम आप लोग इसमें जुट जाते हो एलसीएम लेने में। ठीक है, हमें एलसीएम नहीं लेना होता, रैंडम एक डिजिट लेना होता है जो सबसे डिवाइड हो जाए। ठीक है,
ठीक है, जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। नहीं हो सकता है तो आप इनका तीनों का गुणा करके रख लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं। इनमें क्या करो, इनमें देखो क्या तीनों में कोई कॉमन है नहीं है। इन दोनों में कोई कॉमन है, हाँ है, 7 कॉमन है, 7 दूनी 14, 7 बने 35। ठीक, अब इन दोनों में, इन तीनों में कुछ कॉमन है, हाँ कह दो 2 है, 2 से काट लिया और ये 2 से 6 बार कट गया। इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, 5 और 6। ठीक, कॉमन हटाते चलो, बाकी जो बचे उनका गुणा कर दो। ठीक है, तो कर दिया, 5 दूनी 10, 6 सत्ते 42, यानी 420 आपका आ गया एलसीएम 420। अब अगर मान लो 420 काम है और 14 दिनों में करता, तो एक दिन में कितना करेगा, 14 3 42। ये एक दिन में कितना करेगा, 12, 12 पंचे 60 और 12 दिए 36 और 6 42। ठीक, ये एक दिन में कितना करेगा, तो 6 सत्ते 42, 35 काम करेगा। ठीक, या यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो भाई, अगर नहीं कर पा रहे तो यहाँ से 7 दूनी 14 खत्म हो गया, 5 छक्का 30 बचा, 35 है तो 5 सत्ते 35 खत्म हो गया, 6 दूनी 12 बचा, 12 है तो 6 दूनी 12 खत्म हो गया, 5 सत्ते 35 बचा। ठीक, लेकिन ये प्लस में है दोनों और ये माइनस में। ठीक, अब अगर तीनों जुट जाएंगे एस वी माइनस ए, तो ये तो दोनों भरेंगे और ये खाली करेगा, तो एटलीस्ट टंकी में पहुंचेगा कितना, रेत कितना पहुंचेगा, तो 42 भरेंगे, 35 खाली हो जाएगा, यानी कि 7 टंकी में पहुंचेगा प्लस में। और पहुंचाना कितना है 420, और एक दिन में पहुंच रहा है 7, तो समय कितना लगेगा, कितने दिन लगेंगे, 60 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। और हाँ, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम इनका एलसीएम निकाल करके ही रखें, आपको कोई रैंडम डिजिट समझ आता है उसको भी रख लीजिए यहाँ पर, तो भी आपका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि कई बार हम अपनी एफिशिएंसी लगा देते हैं इनका एलसीएम लेने में। ठीक है, अब देखिए भाई, कह रहा है मन्नत धारा के साथ चाल, अगर मान ले शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल हम x मान लें और धारा की चाल हम y मान लें, धारा की चाल y मान लें। ठीक, तो कह रहा है धारा के साथ चाल क्या होगी, x प्लस वाई, इसमें लग रहा है 7.5 घंटे, और धारा के विपरीत क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, और इसमें 10.5। इनके अगर समयों का अनुपात बनाए, ठीक, तो क्या बनेगा, 15 25 75, 15 सत्ते 105। ठीक, अब दोनों कंडीशन में चली गई दूरी बराबर है, विपरीत वही दूरी। ठीक है, वही दूरी बराबर है, तो चाल और समय का अनुपात बनेगा, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर समय 5:7 है तो चाल 7:5 रहेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना, दूरी मान लेते हैं कि इसकी चाल ये वाली 7 थी। ठीक, इस 7 की चाल से 7.5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, इतनी दूरी चलेगा। ठीक है भाई, फिर कह रहा है कि ये दूरी हो गई, दूरी मान ली हमने। अब कह रहा है शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितना समय लगेगा। भाई मेरे शांत जल में चाल निकालो, x प्लस वाई दिया, x माइनस वाई दिया है, ये हमने मान ली 7 और 5, इन दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर दो तो आपका x आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो तो y y कैंसिल, 2x बराबर ये आ गया, तो x बराबर 6। ठीक, इससे भाग लगा दो, भाग लगा दिया, लेकिन ये जो दूरी आई, ये जो दूरी थी वो एक तरफा थी, ये जो समय आया वो एक तरफा आया, हमको चाहिए 2 तरफा, तो गुणे 3 और कर लेंगे, तो 3 दूनी 6, आपका उत्तर हो जाएगा 17 सही 1/2 घंटे। ठीक है भाई, तो चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखो भाई, अगला सवाल तो टी आई आ गया, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाइट बैकग्राउंड पे कई बार नहीं दिखता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें कारीगरी कर लेता हूँ थोड़ी सी,
देखिए इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिया है ये 5 के बराबर है, ये जो दिया है 10 के बराबर है, ये 15 के बराबर है, ठीक। और ये आपका 25 है और ये आपका 35 है, ये भी आपका डैश डैश 25 है और ये आपका 15 के बराबर है, ये भी 15 के बराबर है, ठीक है। और ये आपका डैश 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 10 के बराबर है, ठीक। अब इसमें करना कुछ नहीं है, ये आपका दिया है 2016 का, ये वाला जो पहला वाला स्ट्रक्चर है ये 2016 का है, ये 2016 का है, और ये आपका जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर है 2017 का है, ठीक है। कहा है बार चार्ट में 2017, 16 और 17 में कंपनी एबीसी की 5 शाखाओं A1, A2, A3, A4 और A5 में कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक। कह रहा 2016 में A2 और A4, A2 ये है, A4 ये है, 2016 से 17 तक शाखाओं A2 कुल बिक्री का अनुपात, ठीक है। तो अब देखिए 16 में A2 ने कितना बेचा, 15 बेचा, ठीक है। और A4 ने कितना बेचा, सॉरी A2 ने 15 बेचा 16 में और A4 ने भी 15 ही बेचा, ठीक। इससे अनुपात बताना है A4 का, एक मिनट 2016 से 17 में तक शाखाओं A2 और A4 की कुल बिक्री का अनुपात। हाँ 2016 में ये देखिए थोड़ा सा गलती करी मैंने, अब A2 की अगर बात करें तो 2016 में कितना है उसका, आप कहोगे कि 15, और 2017 में ये 16 में है और 17 में A2 का ये है आपका 10, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 25। इसी तरह A4 की बात करें तो 16 में A4 का कितना है 15, ठीक है, और 17 में कितना है 30, तो ये कितना हो गया आपका 45। तो इनका अनुपात जो है आपका बनेगा 5 × 25, 5 × 9 45, ठीक। ये आपका कितना है 16 में आपका है 15 और ये 30, हाँ ये है 45, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ऑप्शन मैच इसलिए नहीं कर रहे हैं, हो सकता है हमने जो लाइनें मिलाई हैं वो डेटा इधर उधर हो गया हो, ठीक है। लेकिन आपका एक्चुअली ये दिख रहा है स्कैन करके लगाया गया है, तो इसकी स्कैन करते समय थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ठीक है। बाकी आपके एग्ज़ाम में प्रॉपर मिलेगा। और दूसरा ये है इसमें भी वैसे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक। तो इनको हम करेक्ट करके नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में आपके करा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए यही कहेंगे कि अगर आपको मेरी बात, मेरा तरीका और मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको लग रहा है इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें, ठीक है भाई। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।